नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ऐसे क्लासेस पर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 4.1। इस चैप्टर का जो बेसिक कंसेप्ट था वो मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था। यदि आपको उसका बेसिक कंसेप्ट पहले पहचानना है, यदि ये आपको एक्सरसाइज पढ़नी है तो उससे पहले बेसिक कंसेप्ट जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसका जो लिंक है मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से आप इसका बेसिक कंसेप्ट पढ़ सकते हो। पहले उसका कंसेप्ट पढ़ो, उसके बाद आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 4.1। इसका सॉल्यूशन के बारे में हम बात करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। और यदि आपको क्लास 10th की टोटल मैथ पढ़नी है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और इसको अपने दोस्तों में भी शेयर करो ताकि वो भी अपने प्रिपरेशन यहां से स्टार्ट कर दे। तो देखिए स्टार्ट कर रहे हैं आज का लेक्चर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सबसे पहले तो इस क्वेश्चन में आपको दो रेखिक समीकरण दे रखी है, दो चरों वाली दो रेखिक समीकरण दे रखी है। उनमें इनके गुणांकों की आपको तुलना करके बताना है कि इसका जो हल क्षेत्र है वो संगत होगा या असंगत। तो इसके लिए मैंने बेसिक कंसेप्ट में बता रखा है आपको कि गुणांकों की तुलना हम करते हैं A1/A2, B1/B2 और C/C2। इस तरीके से चीजें मैंने बताई थी। तो यदि हमारे जो गुणांक है वो परस्पर तीनों के तीनों बराबर आते हैं तो वो संपाती रेखाएं होती है, उनका हल क्षेत्र होता है वो संगत होता है। दूसरी बात, यदि तीनों में से शुरू के दो तो इक्वल आ जाए या x और y के कोफिशिएंट जो है उनका रेशियो तो इक्वल आ जाता है और C1/C2 जो है वो इक्वल नहीं आता है। जो अचर पद का अनुपात है वो यदि बराबर नहीं आता है तो उस कंडीशन में हमारी जो रेखाएं होती है वो समांतर रेखाएं होती है और समांतर रेखाओं का जो हल क्षेत्र होता है वो असंगत होता है, क्योंकि दोनों से कोई एक कॉमन रिजल्ट या कॉमन सॉल्यूशन नहीं निकल पाता। इसी तरीके से एक और चीज मैंने बताई थी कि यदि x के गुणांकों का अनुपात और y के गुणांकों का अनुपात यदि बराबर नहीं है तो उस कंडीशन में हमारी जो रेखाएं होती है वो एक दूसरे को काट देती है या प्रतिच्छेदी कर देती है। तो यदि रेखाएं एक दूसरे को काटती है तो किसी पर्टिकुलर एक पॉइंट पे काटेगी, उस पॉइंट पे ही उसका एक सॉल्यूशन निकलेगा। तो उस कंडीशन में जो हल क्षेत्र होता है वो संगत होता है, जिसको हम अद्वितीय हल भी बोल सकते हैं। तो देखिए यहाँ उसके हल क्षेत्र के बारे में बताना है कि वो संगत है या असंगत। तो इसको कैसे पता करेंगे? तो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 2x माइनस के 3y इक्वल्स टू 8। सेकंड दे रखा है 4x माइनस के 6y इक्वल्स टू 9। इन दोनों को सॉल्व करके हमारे को पता करना है कि इनका हल क्षेत्र किस टाइप का आपके पास आ रहा है। तो ये दो रेखिक समीकरण आपको दे रखा है। तो ये ax प्लस by इक्वल्स टू c, ax प्लस by इक्वल्स टू c। तो इससे हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं यदि आप गुणांकों की तुलना करूं तो अतः यहां से देखिए a1 जो होता था वो x का गुणांक होता था, तो हम तुलना करते हैं A1/A2 से। तो a1 की जो वैल्यू आ रही है वो तो आ रही है 2, a2 आपके पास आ रहा है 4, b1 यहां से यदि मैं प्राप्त करूं तो b1 होता है y का गुणांक माइनस के 3, b2 आपके पास होता है दूसरी वाली समीकरण में y का गुणांक वो आ रहा है माइनस के 6। अब c1 जो होता है पहली रेखिक समीकरण में अचर पद, तो वहां चाहे मैंने बताया था कि अचर पद चाहे बराबर के इधर आ रहा हो चाहे बराबर से इधर आ रहा हो उससे कोई इफेक्ट यहाँ पर नहीं पड़ता। यदि हम इसको इधर भी लेके आ जाएंगे तो ये -8 बन जाएगा, ये इधर आ गया तो माइनस का 9 बन जाएगा। उसका रेशियो निकालेंगे तो माइनस साइन से साइन कैंसिल हो जाता है। पर ये ध्यान रखना यदि दोनों रेखिक समीकरणों में अचर पद जो है वो या तो इक्वल के एक तरफ होना चाहिए या इक्वल के दूसरी वाली तरफ होना चाहिए। दो एक ऐसा नहीं है कि एक तो इसके LHS वाली साइड हो एक इसके RHS में हो, ऐसा नहीं हो सकता। ये तो दोनों RHS की ओर होने चाहिए या दोनों की दोनों LHS की तरफ होने चाहिए। और C1 और C2 यदि यहां से निकाले तो ये C1 8 आ रहा है और C2 9 आ रहा है। अब मैं अतः अनुपातों की तुलना करने पर अब मैं A1/A2 यहां से निकालू तो यह आता है 2/4, B1/B2 यहां से आता है माइनस का 3/-6 और यह आता है 8/9। तो A1/A2, B1/B2 और C1/C2 इन तीनों गुणांकों की मैंने तुलना कर दी। तो देखो
इसको कैंसिल आउट यदि और हम सोल्व करेंगे तो कैसे आता है इसका मान, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यहां से तो रेशियो आ गया 1:2, माइनस से माइनस यहाँ कैंसिल हो गया, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, तो ये भी आपके पास 1:2 ही आ रहा है। ये दोनों अलग अलग नंबर है, ये इवन नंबर है, ऑड नंबर है, तो ये कैंसिल ही नहीं हो पाएगा, तो ये आ रहा है 8/9। तो यहां से ये चीज समझ में आ रही है कि ये दोनों जो है, ये शुरू वाले दोनों रेशियो तो आपस में इक्वल आ रहे हैं, और तीसरा जो रेशियो है वो इसके इक्वल नहीं आ रहा। तो इस कंडीशन में मैंने बताया था कि यदि A1/A2 इक्वल आ रहा है B1/B2 के, और वो इक्वल नहीं आ रहा है यदि C1/C2 के, तो उस कंडीशन में जो आपके पास हल क्षेत्र होंगे वो होंगे असंगत, क्योंकि यहां से जो रेखाएं हमारे को प्राप्त होगी वो समांतर रेखाएं प्राप्त होगी, तो इसका हल क्षेत्र आपको यहां से प्राप्त होगा असंगत। यहाँ केवल उसके संगत और असंगत क्षेत्र के बारे में बोल रहा था, तो यहां से सॉल्यूशन आएगा असंगत। इसी तरीके से ये वाला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर A1 होता है x का गुणांक, A1 आ रहा है 3, A2 आ रहा है 6, B1 आ रहा है -k1 और B2 आपके पास यहाँ आ रहा है -k2, और C1 और C2 आ रहा है 2 और C2 आ रहा है 4। अब मैं इनके अनुपात की बात करूं तो A1/A2 मतलब 3/6, B1/B2 मतलब -k1/-k2, C1/C2 आ रहा है 2/4। अभी तक इनको बता नहीं सकते इक्वल है या नहीं है, पहले इनको कैंसिल आउट करके या थोड़ा सोल्व करके हम इसको बताएंगे। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, माइनस से माइनस कैंसिल हो सकता है यहाँ पर, यहाँ 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, ये बन रहा है 1:2, यहां से भी 1:2 और यहां से भी 1:2। अब हम इसको आगे इसको सोल्व नहीं कर सकते, लेकिन यहां से हम इसको बता सकते हैं कि तीनों जो रेशियो है वो एक दूसरे के परस्पर बराबर आ रहे हैं। तो ये A1/A2, B1/B2 और C1/C2 ये रेशियो यदि आपके पास बराबर आ जाता है तो उस कंडीशन में इसका मतलब ये है कि दोनों जो रेखाएं हैं वो आपस में क्या है, सिमिलर है, केवल उसके डबल है, तो उसका जो सॉल्यूशन होगा वो उसके जैसे का जैसा ही होगा। तो यहां से रेखाएं संपाती प्राप्त हो सकती है, होती है सॉरी, संपाती रेखाएं यदि है तो उसका हर एक पॉइंट पे अलग अलग सॉल्यूशन यहां से प्राप्त होगा। अब वो सॉल्यूशन किस तरीके से निकलेगा ये हम जब ग्राफ बनाएंगे वहां पर आपको बता देंगे। तो ये A1/A2, B1/B2 और C1/C2 यदि बराबर है तो हमारा जो हल क्षेत्र होता है वो यहां से संगत प्राप्त होता है, क्योंकि इसका कोई न कोई सॉल्यूशन तो निकल रहा है। यदि एक सॉल्यूशन निकले तो भी वो संगत होगा, अनेक सॉल्यूशन निकले तो भी वो संगत होगा। तो यहां देखिए फर्स्ट का थर्ड वाला पार्ट आपको यहां बता रखा है, ये दे रखा है हमारे को 2x - k2y = 2, ये दे रखा है 4x - 4y = 5। यदि यहाँ A1 की बात करें, A1x का कोएफिशिएंट पहली वाली इक्वेशन में 2, दूसरी में आ रहा है 4, ये आ रहा है -2, B2 आ रहा है -4 और C1 और C2 आ रहे हैं 2 और 5। यदि इनके अनुपातों की यदि मैं तुलना करूं तो A1/A2 निकालेंगे, A1/A2 आ रहा है 2/4, यहां से B1/B2 आ रहा है -k2/-4, C1/C2 आ रहा है 2/5। तो इनको यदि कैंसिल हम यदि करें तो 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ये दोनों कैंसिल नहीं होंगे तो ये रह गया 1/2, यहां से भी रेशियो बन रहा है 1:2 और ये बन रहा है 2/5। तो यहां से समझ में आ रहा है कि ये दोनों जो रेशियो है वो तो आपस में इक्वल आ रहे हैं और ये जो रेशियो है वो इक्वल नहीं आ रहा। तो यदि शुरू के दोनों रेशियो इक्वल आ रहे हो, तीसरा वाला रेशियो इसके इक्वल नहीं है, तो उस कंडीशन में जो हल क्षेत्र होंगे वह असंगत होंगे, क्योंकि यहां से समांतर रेखाएं हमारे को प्राप्त होती है। यहां पर यदि तुलना करें तो A1 आपके पास आ रहा है 4/3 और A2 आ रहा है केवल 2, ये आ रहा है 2, y का कोएफिशिएंट 3, यहाँ प्लस होगा तो हम प्लस वाला लेंगे, माइनस होगा तो माइनस वाला लेते हैं। यहां से C1 और C2 आ रहे हैं 8 और 12। इसको यदि सोल्व करें तो सबसे पहले यहां प्राप्त करेंगे हम A1/A2 मतलब 4/3/2, B1/B2 करेंगे तो 2/3, C1/C2 करेंगे तो 8/12। इसको यदि सोल्व करें तो ये 2 जो है वो इस 3 से मल्टीप्लाई हो जाता है, तो यहां बनता है 4/6, 2/3 और ये बन गया 8/12। अब यदि इसको मैं कैंसिल आउट करूं तो 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, ये बन रहा है 2/3,
यहां से भी ये बन रहा है 2/3। अब देखो ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं 4 से, तो 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12, तो 2/3 यहां भी आपको प्राप्त हो रहा है। तो यहां से जो तीनों रेशियो इसके प्राप्त होंगे वो तीनों के तीनों इक्वल प्राप्त हो रहे हैं। तीनों रेशियो इक्वल है, इसका मतलब दोनों रेखाएं एक दूसरे के संपाती है। अब संपाती जो रेखाएं होती है उनका हल क्षेत्र भी हमारे पास संगत ही निकल के आता है, तो यहां से जो हल क्षेत्र होगा वो भी संगत होगा। तो इस तरीके से आप बता दे सकते हो उनके गुणांकों की तुलना करके कि आपका जो हल क्षेत्र है वो कैसे आएगा। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन हमारे को एक्सरसाइज 4.1 का बता रखा है कि ये जो दो रैखिक समीकरण आपको दे रखे हैं, पहले प्रश्न में तो केवल तुलना करने की बतानी थी, यहां पर इनको ग्राफीय विधि से सोल्व करना है। तो ये जो क्वेश्चन है आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्लास 10th में ये पूरा 6 नंबर का क्वेश्चन आपके पास ऐसे के ऐसे ही प्राप्त होता है। तो इस क्वेश्चन को ढंग से समझना। तो देखो दो रैखिक समीकरण दे रखा है, एक दे रखा है x + y = 3, दूसरा दे रखा है 3x - 2y = 4। दो रैखिक समीकरण है, तो मैंने समझाया था जो भी एक रैखिक समीकरण है उससे एक रेखा प्राप्त होगी। दो समीकरण है तो ऐसे दो रेखाएं प्राप्त होगी। वो दोनों रेखाएं किस तरीके से एक दूसरे से रिलेट होती है वो हम ग्राफ बनाने के बाद पता करेंगे। तो ये शुरू में भी आप चेक कर सकते हो कि आपका जो ग्राफ बन रहा है वो किस तरीके का बनेगा। तो मैं जिनके गुणांकों की तुलना करूं तो यहां से 1/3 आता है, यहां से -1/2 आता है, यहां से 3/4 आता है। तो 1/3 ना तो -1/2 के बराबर है, ना ये 3/4 आपस में बराबर है। तो तीनों रेशियो यदि अलग अलग है तो यहां से एक चीज समझ में आ रही है कि इनसे जो हमारा ग्राफ बनेगा वो दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी, या प्रतिच्छेद आपको वहां से प्राप्त रेखाएं प्राप्त होगी। तो इसका हम ग्राफ बनाना सीखते हैं कि ग्राफ किस तरीके से बनाया जाता है। तो यदि मुझे लाइन ग्राफ पर प्लॉट करनी है तो पहले बिंदु बनाने होंगे, क्योंकि लाइन सीधी नहीं बनती। बिंदु जब आपस में मिल जाते हैं तो बिंदुओं को मिलाने से ही रेखा का निर्माण होता है, और एक रेखा पर अनंत बिंदु होते हैं। तो हम पहले इन दोनों समीकरणों के लिए टेबल तैयार करेंगे बिंदुओं के लिए। तो x और y के लिए दोनों के लिए हम टेबल तैयार करते हैं। सबसे पहले यदि समीकरण 1 के लिए मैं टेबल तैयार करूं तो समीकरण 1 से x + y = आपके पास आ रहा है 3। तो यहां से अब यहां से जो वैल्यू हम पुट करते हैं वो हम एक जो लाइन है उसमें अनंत बिंदु हो सकते हैं। तो अनंत बिंदु यदि लाइन पे होंगे तो हम अपने मन से कुछ वैल्यूज लेते हैं, एक चर की वैल्यू अपने मन से लेते हैं, उसकी हेल्प से दूसरे वाले चर का मान निकालते हैं। तो देखिए कैसे सोल्व करेंगे। तो जैसे हमने 9th क्लास में पढ़ा था कि एक चर हमारे पास दे रखा है x, दूसरा दे रखा है y। तो दो चर वाले जो समीकरण है उनको हम प्रतिस्थापन विधि से सोल्व कर सकते थे, विलोपन से कर सकते थे, वज्र गुणन से कर सकते थे और ग्राफिक मेथड से भी कर सकते थे। तो यहां से मैं यदि किसी चर का प्रतिस्थापन करूं तो प्रतिस्थापन का मतलब उसकी जगह को बदलना। तो मैं यहां से किसी भी एक चर की यदि वैल्यू निकालूं तो या तो x की निकालूंगा या y की। तो मैं यदि यहां से x की वैल्यू निकालूं तो y यहां से हट जाएगा, तो इक्वल आपके पास चल रहा है 3। y को उठा के यदि मैं उधर लेके चला जाऊंगा, इसका प्रतिस्थापन यदि कर देंगे तो प्रतिस्थापन होने से इसका जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। तो इधर जो y प्लस का था उधर जाके बन गया माइनस का। तो x की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 3 माइनस में y। इसको हम बोल सकते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब यहां पर देखिए जो y का मान आप कुछ अपने मन से यदि पुट करते जाओगे तो आपके पास जो वैल्यू निकलेगी वो x की निकलती हुई जाएगी, क्योंकि x इक्वल में यहां पर दे रखा है। तो मैं यदि समीकरण 3 में यदि मैं y = 1 लेता हूं तो x की वैल्यू कितनी आएगी 3 माइनस y की जगह मैंने पुट कर दिया 1। तो ये जो वैल्यूज है आपको अपने मन से पुट करनी है। अब कई इसलिए कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ पर जो बिंदु लेंगे हम 1 लें या 2 लें या 3 लें। तो यदि मुझे कोई लाइन ड्रॉ करनी है तो कोई भी लाइन बनाने के लिए कम से कम आपको 2 बिंदु लेना कंपलसरी है। 2 बिंदुओं के बिना तो आप उसको लाइन बना ही नहीं सकते, क्योंकि एक बिंदु यदि लेते हैं तो ये लाइन ऐसे भी जा सकती है एक बिंदु से, तो यहाँ पर अलग अलग तरीके से लाइन गुजर सकती है। तो मुझे कम से कम 2 बिंदु लेने पड़ेंगे उस रेखा के लिए जो रेखा आपको प्लॉट करनी है, और कम से कम 2 लेने हैं, और ज्यादा से ज्यादा आप चाहो तो 1 2 3 4 5 6 20 50 कितने भी ले सकते हो जिसके पास जितना टाइम हो।
लेकिन मोस्टली हम नॉर्मली 3 पॉइंट ले लेते हैं। अब ज्यादा लेने से फर्क क्या पड़ता है कि आप किसी लाइन पे जितने ज्यादा पॉइंट्स प्लॉट करते हो तो आपकी जो लाइन है उतनी प्योरिटी से आती है, उतनी शुद्ध मान उसके वहां से प्राप्त होंगे। तो मैं 3 पॉइंट आपके यहां से प्राप्त करवा देता हूं। देखिए, जब मैंने y मेरे मन से 1 लिया तो x की वैल्यू निकल के आई 3 माइनस y की जगह रख दिया 1, तो x निकल के आ गया आपके पास 2। तो इस क्वेश्चन की या इस जो रेखा है ये पहली वाली, इसकी टेबल में यहां बना देता हूं, या इस टेबल को तो हम इधर लिख देते हैं कॉर्नर में। तो एक तरफ तो आपको x की वैल्यूज लेनी है, दूसरे वाले कॉलम में y की वैल्यू लेनी है। तो यहां जो मान आपके पास निकले हैं उनको यहां लिख दो। तो जब x की वैल्यू आपके पास 2 निकल के आई तो ये कब आई, जब y की वैल्यू हमने 1 ली। तो x की जगह x का मान और y की जगह y का मान। इसी तरीके से जब y इक्वल्स टू मैं 2 लेता हूं तो x की वैल्यू आती है 3 माइनस के 2 इक्वल्स टू 1। तो x आपके पास निकल के आ गया 1, जब y इक्वल आपके y बराबर आपने लिया है 2। इसी तरीके से जब y इक्वल्स टू 3 लिया तो x की वैल्यू आ गई 3 माइनस के 3 इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू 0 आ रही है जब y बराबर 3 आ रहा है। तो ये आपके पास टेबल तैयार हो चुकी है। आप चाहो तो यहां से 2 पॉइंट निकाल सकते हो। अब x और y दोनों एक क्रमित युग्म के रूप में इधर लिख देते हैं हम, तो वहां से उसका बिंदु का निर्माण हो जाता है। तो एक बिंदु बन गया 2,1, दूसरा बन गया 1,2 और तीसरा बन गया 0,3। और इन्हीं को हमारे को ग्राफ पे ड्रॉ करना है। तो बाद में सिखाते हैं, पहले इस दूसरी वाली समीकरण के लिए भी हम यहाँ पे इस तरीके से टेबल तैयार कर लें। ये जो समीकरण है ये पहले वाली रैखिक समीकरण है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 3। अब देखिए समीकरण 2 से, यदि समीकरण 2 से मैं बिंदु इसी तरीके से यदि प्राप्त करूं तो समीकरण 2 क्या है, 3x माइनस के 2y इक्वल्स टू 4। 3x माइनस के 2y इक्वल आपके पास आ रहा है 4। अब यहां से चाहो तो आप x की वैल्यू निकाल लो या चाहो तो y की वैल्यू निकाल लो। तो मैं यदि यहां से x की वैल्यू यहां से प्राप्त करें तो 2y उधर जाएगा तो 4 प्लस में 2y, x की वैल्यू यहां से ले तो 4 प्लस 2y, ये गुणा में था तो ये इसके भाग में आ जाएगा। ये हो गई इक्वेशन नंबर 4। अब समीकरण 4 को लेते हुए हमारे को पॉइंट निकालना है। यहां पर भी हम y की वैल्यू यदि हमारे मान से प्रतिस्थापित करेंगे तो x का मान यहां से हमारे को प्राप्त होता जाएगा। तो जब अब y की वैल्यू ऐसी कौन सी ले कि उसमें देखो ऊपर आपके पास कुछ ऐसा नंबर बनना चाहिए कि उसमें 3 से पूरा पूरा भाग चला जाए। अब पूरा ही भाग क्यों देते हैं, हम पॉइंट में भी इसका भाग दे सकते हैं, लेकिन यदि पॉइंट में हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो ग्राफ में थोड़ी सी मिस्टेक आ सकती है, क्योंकि हमारे को माइक्रोस्कोप तो हमारे पास है नहीं, तो उसको एग्जैक्ट हम नहीं देख पाते। जैसे किसी क्वेश्चन में पॉइंट में वैल्यू आ गई 2/3, तो इसका आंसर आता है 0.666। अब 0.666 को बार बार हम उस ग्राफ पे ड्रॉ नहीं कर सकते। ड्रॉ करेंगे तो एग्जैक्ट उसकी वैल्यू यहाँ पर ड्रॉ नहीं होगी, थोड़ी बहुत इधर उधर हमारी लाइन प्राप्त हो सकती है। तो इससे जो इंटरसेक्ट पॉइंट है वो भी एग्जैक्ट नहीं मिल पाएंगे, तो उससे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम वहां से हमारे को आ सकती है। तो आप कुछ ऐसी ही वैल्यू यहाँ पर पुट कर लो ताकि हमारा जो सॉल्यूशन है वो एक कंप्लीट नंबर के रूप में आ जाए या पूर्ण नंबर के रूप में आ जाए। तो मैं यदि y की वैल्यू 1 लेता हूं तो 4 2 बन जाएगा, तो 2 बन जाएगा, 2 और 4 6 में 3 से आसानी से डिवाइड हो सकता है। तो आप y की कुछ ऐसी वैल्यू पुट करो कि उसमें 3 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। अब 3 से ऊपर डिवाइड किस किस में हो सकता है, 3 में आ सकता है, 6 में आ सकता है, 9 12 15, मतलब 3 का जो भी गुणज होगा वो ऊपर आपके पास यदि बन जाएगा तो आप क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर सकते हो। तो जब मैं y इक्वल टू कितना लू 1, तो तब x की वैल्यू आपके पास निकल के आएगी 4 प्लस 2, y तो ले लिया 1/3, ये बन गया 4 प्लस 2 1 2 अपॉन में 3, 6/3। यहां इसको कैंसिल करते हैं तो x की वैल्यू निकल के आ गई 2 जब y इक्वल टू 1 लिया। अब y की वैल्यू यदि मैं दोबारा -1 लेता हूं तो 4 - 2 -2 बनता है, उसमें 3 से डिवाइड
पॉइंट्स में जाता है, दशमलव के रूप में जाता है। y की वैल्यू 3 लू तो 3 पर भी नहीं आ रहा, 4 यदि ले तो 4 y इक्वल टू मैंने ले लिया 4, तो तब x की वैल्यू आ गई 4 प्लस 2 ब्रैकेट 4 अपॉन में 3। ये वैल्यू आप कितनी भी बड़ी ले सकते हो और कितनी भी छोटी ले सकते हो, जितने बड़े मान लोगे उतने बड़ा आपका ग्राफ बन जाएगा। उसके उसी तरीके से आपको पैमाना लेना पड़ता है, तो कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी हो जाती है। तो 4 प्लस ये 4 टू बन गया 8 अपॉन में 3, यहां बन गया 12 अपॉन 3 इक्वल आपके पास मिल रहा है 4। तो y जब 4 लिया तो x भी 4 निकल के आ गया। तीसरा पॉइंट यदि यहां से और निकाले तो तीसरा पॉइंट यहां से आ जाएगा, यदि y की वैल्यू में 3 लू तो भी नहीं आ पा रहा, 5 ले तो 14 आता है। अब यदि आप प्लस में बहुत ज्यादा आगे तक बढ़ते जाते हो तो नेगेटिव वैल्यू भी यहां से आप ले सकते हो। तो y की वैल्यू -1 लो तो ये -2 लेता हूं तो ये 0 बनता है। तो y इक्वल टू जब -2 ले तो तब x आपके पास आ गया 4 प्लस 2, ये माइनस का 2 अपॉन में 3, तो ये बन गया 4, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 प्लस माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस का 4 अपॉन में 3, ऊपर बन गया 0, नीचे आ गया 3। 0 में किसी भी नंबर से डिवाइड किया तो हम हमेशा आता है 0। तो इसके लिए भी यदि हम टेबल तैयार करें तो इसी तरीके से आपको टेबल लिखनी है। एक तरफ x की वैल्यू आती है और दूसरी तरफ y की। तो x के जो मान है वो आपके पास ये रहे, तो 2, 4 और 0, x आ गया 2, 4 और 0। तो 2 कब आया, जब y 1 लिया, एक बार 4 लिया तो तीसरी बार में माइनस का 2 लिया। ये वैल्यू आपको एकदम यहाँ करेक्ट उठा के रखनी है। यदि इनको आप उल्टे लिख दोगे तो आपका जो ग्राफ होगा वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो सबसे पहला काम तो इस समीकरण के थ्रू आपको इस तरीके से टेबल तैयार करनी है। इसके बाद अब हमारे को प्लॉट करना है ग्राफ। अब देखिए इस तरीके से आपका ग्राफ होगा। यहाँ ग्राफ पेपर तो है नहीं तो मैं केवल बोर्ड पे आपको बता देता हूँ। अब ग्राफ पेपर यदि होता है तो उसमें ब्लॉक बने हुए रहते हैं, बड़े बड़े ब्लॉक जो 1-1 सेंटीमीटर का आपके पास होता है। तो ग्राफ बनाने से पहले हमारे को उसका पैमाना लिखना पड़ता है, या आपने जो ग्राफ बनाया है वो किस स्केल को लेके हुए बनाया है, तो वो स्केल आपको इन पॉइंट को देखते हुए लेना पड़ता है। तो दोनों टेबल में देखिए x की जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है वो आ रही है दोनों में 4, y की जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है वो भी 4 ही आ रही है। तो 4 खानों को कवर कर देना है हमारे को, इस तरीके से आपको नंबर लेना है। तो 4 खाने यदि मुझे कवर करना है तो मैं यदि यहाँ से एक एक नंबर भी लूं तो आसानी से 4 खानों तक पहुंच जाऊंगा, क्योंकि इतना तो हमारा ग्राफ होता है। तो उस में यदि हम ग्राफ बनाते हैं तो यहाँ मैंने ले लिया 1, यहाँ ले लिया 2, 3, चौथे खाने में 4, पांचवे पे 5 और 6। तो कितने भी आप नंबर ले सकते हो। यहाँ पॉजिटिव नंबर आते हैं, ये y एक्स के लिए पॉजिटिव नंबर आते हैं, इधर x के नेगेटिव नंबर यहाँ से आपको प्राप्त होंगे, यहाँ से y के नेगेटिव नंबर मिलता है। तो इस तरीके से आपको ग्राफ बनाना है। अभी आपने जो हमारा पैमाना माना था, तो जो पैमाना आपने माना है उसको पहले लिखना है। यदि आपने क्वेश्चन में पैमाना नहीं लिखा, आपके ग्राफ को केवल बिना पैमाने के सोल्व कर दिया, तो पूरे नंबर भी वो कैंसिल कर सकता है, क्योंकि बिना पैमाने के हमारा ग्राफ ड्रॉ ही नहीं होता। तो सबसे पहले इसमें हमारे को स्केल लिखना पड़ता है। तो मैं इसका स्केल यहां लिख देता हूं, या स्केल को आप इधर कहीं लिख सकते हो। तो पहले ग्राफ बना लेते हैं फिर लिख देंगे। तो पहले मैं x प्लस वाई इक्वल टू 3 वाली लाइन बनाता हूं। तो देखो जब x की वैल्यू आपके पास 2 आ रही है तो मैंने बताया था ये ओरिजिन पॉइंट होता है। हमारे को जब प्लस वाले की तरफ जाना होता है माइनस, चलना हमेशा यहीं से। तो x की तरफ आपको जाना है 2, तो 2 खानों तक यदि यहां से मैं जाता हूं तो यहीं तक चलेंगे केवल। और दूसरा y की तरफ यहां से जाना है 1, तो यहाँ x की तरफ 2 आया और y की तरफ यदि 1 जाऊंगा तो y की तरफ मुझे ऊपर जाना पड़ेगा, यहां से ऊपर हम यहीं तक जाएंगे। तो x की वैल्यू यहां से देखिए, ये x की वैल्यू आ गई 2 और y आपके पास आ गया 1। तो ये पॉइंट आपको यहां से मिल गया।
दूसरा x की वैल्यू 1 आ रही है और y की वैल्यू 2 आ रही है, तो x की तरफ तो आपको केवल प्लस के 1 बढ़ना है, y की तरफ बढ़ना है 2, तो ये इस तरीके से आपको बढ़ना होगा। तीसरा, x की वैल्यू तो आ रही है 0, तो मतलब हमारे को x की तरफ बढ़ना ही नहीं है, दूर y की तरफ आ रहा है 3, तो यहीं से y की तरफ मैं जाऊंगा यहां पर, तो x की तरफ हम इधर गए नहीं, तो केवल y की तरफ गए, तो हमारा जो पॉइंट होगा वो केवल ये होगा। तो 3 पॉइंट आपको यहां से प्राप्त हो चुके हैं। देखिए तीनों पॉइंट कौन कौन से हैं। तो ये जो पॉइंट था इसकी वैल्यू थी x की वैल्यू 2 और y 1, यहाँ x 1 था और y 2 था, क्योंकि बिंदुओं को हम इसी तरीके से लिखते हैं। अब यहाँ पर देखिए x की जो वैल्यू थी वो तो 0 और y की वैल्यू थी 3, और बेसिक कंसेप्ट में मैंने बताया भी था कि यदि y एक्स पर कोई पॉइंट होगा तो उसमें x का मान 0 होगा, तो यहां से समझ में आ जाना चाहिए x 0 होते ये पॉइंट हमेशा y एक्स पे आएगा। अब यदि मैं इन तीनों पॉइंट को आपस में मिला देता हूं तो ये हमारे पास एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी। यदि आप इसको स्केल से मिलाओगे तो ये एकदम करेक्ट यहां से आपको प्राप्त होगी। तो ये अब बिंदु जब आपने इसके लिख दिए, अब इसी तरीके से आपको दूसरी वाली लाइन ड्रॉ करनी है। तो यहां भी देखो x की वैल्यू 2 थी और y की वैल्यू 1 है, तो x की तरफ जाना है 2, y की तरफ जाना है 1, मतलब ये इसका कॉमन पॉइंट हो गया। ये एक ऐसा पॉइंट है जो ऊपर वाली लाइन में भी आ रहा था और नीचे वाले में भी आ रहा है। x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू आ रही है 4, x की वैल्यू 4 मतलब इधर 0 से इधर 4 तक जाना है और y की तरफ भी बढ़ना है 4 की, तो यहां से 4 हम यहीं तक जाएंगे, तो लगभग यहां पर आ गया एग्जैक्ट। ये आप लोग एग्जैक्ट बना लेना, ग्राफ पे यदि ड्रॉ करोगे तो एकदम परफेक्ट एकदम सीधी लाइन आपको प्राप्त होगी। तो इस ये जो पॉइंट होगा ये हो गया 4,4, ये 2,1 भी इसी में इंक्लूड कर रहे हैं। तीसरा आ गया 0,-2, तो x पे तो हमारे को जाना है 0, तो ये 0 यहीं पे रहना है। y की तरफ जाना है -2, तो y की तरफ -2 नीचे की तरफ जाना पड़ेगा, तो ये पॉइंट हो गया 0,-2। तो इसके भी 3 आपको पॉइंट यहां से प्राप्त हो चुके हैं। तो ये लाइन कुछ इस तरीके से आपको प्राप्त हो रही है। देखो ये दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर दी, और ये चीज मैंने गुणांकों की तुलना की थी शुरू में, तब भी हमारे को पता लग चुका था कि हमारा जो सॉल्यूशन होगा वो इन दोनों लाइनों के लिए इंटरसेक्ट पॉइंट पर ही आएगा। अब इसके हल की टाइप भी बतानी है। तो देखो जो पॉइंट आपके निकले हैं उनको कुछ आप नाम दे सकते हो। तो ये पॉइंट मैंने दे दिया ए को दे दिया बी, ये पॉइंट मान लो सी, इसको मान लो डी, और ये पॉइंट निकल के आ गया, इसको मान लिया ई। तो डी पॉइंट पे दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। अब ये मान को पता कैसे पड़े, तो इस लाइन का नाम भी आप यदि यहां पर ड्रॉ कर दो तो और भी अच्छा होगा। तो ये जो लाइन थी दूसरी वाली टेबल के लिए थी, और इस लाइन का नाम हो गया 3x - 2y = 4, और इस लाइन का नाम हो गया x + y = 3। तो ये दोनों लाइन आपने इस तरीके से ड्रॉ कर दी। इसके अलावा हमारे को अभी स्केल लिखना और था, तो स्केल भी हमारे को इसका लिखना पड़ेगा, या आप बोल सकते हो पैमाना। तो पैमाना कैसे लिखते हैं, दोनों अक्ष पे आपको पैमाना मानना पड़ता है। पैमाना मतलब ये जो आपने नंबर किस तरीके से माना है, तो इसी को लिखना पड़ता है। अब यदि हम ग्राफ पेपर पे देखते हैं तो इस तरीके से डार्क लाइनें वहां पर हमारे को दिखती है, और ये जो बड़े बड़े ब्लॉक बने होते हैं, तो हर एक ब्लॉक जो होता है वो 1 सेंटीमीटर का होता है, और उसी के अकॉर्डिंग हमारे को जो हमारे नंबर है वो लेने पड़ते हैं। तो मैं क्या मानता हूं कि एक्स अक्ष पर जो पैमाना है, एक्स एक्सिस पर 1 सेंटीमीटर आप बोल सकते हो, या एक बड़ा खाना भी इसको आप बोल सकते हो, क्योंकि बड़ा खाना जो होता है वो 1 सेंटीमीटर के बराबर होता है, और उस बड़े खाने में हल्की हल्की छोटी छोटी 10 लाइनें हल्की रूप में वहां से दिखती है। तो 1 सेंटीमीटर बराबर होगी 1 यूनिट या 1 इकाई। अब यूनिट यहां पर इसलिए लिखा क्योंकि हमारे क्वेश्चन में ये जो चीज है ये दूरी को बता दी है। अब दूरी किसी भी यूनिट में आ सकती है, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, तो वो हमारे को नहीं दे रखा। इसी तरीके से आपको एक बार वाई एक्सिस पे भी पैमाना मानना है, तो वाई एक्सिस पे भी हमने 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई डिफरेंस लिया है, तो यहाँ भी 1 सेंटीमीटर = 1 यूनिट। तो ये आपको जरूर लिखने का आना है क्वेश्चन में, यदि आप ग्राफ वाले क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हो। इसके अलावा एक और यदि हम इसको और आगे यदि लिखें, तो ये अभी तक हमारा ग्राफ टोटल बन चुका है, लेकिन इसका ये बोल रखा है कि इसकी हल की प्रकृति भी हमारे को बतानी है। तो यदि दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है तो इनका जो सॉल्यूशन है वो इसी बिंदु पर आएगा। तो यहां आप लिखोगे तो अतः हल, इसका जो हल प्राप्त होगा वो अद्वितीय होगा,
क्योंकि केवल एक यूनिक सॉल्यूशन ही आपको इस बिंदु पर प्राप्त हो रहा है। तो ये बिंदु आपके पास आ रहा है 2,1, तो इसका मतलब x की जो वैल्यू है वो तो आ रही है 2 और y की वैल्यू आपके पास आ रही है 1। तो x और y की ये दोनों ऐसे वैल्यूज है जो इन दोनों रैखिक समीकरणों को सेटिस्फाई करेंगे। आप ये वैल्यू यहाँ पर पुट करके भी देख सकते हो। तो x यहाँ पे 2, y हो गया 1, तो 2 और 1 दोनों मिलके बन रहा है 3। यहाँ पर यदि पुट करें तो 3 2 6 माइनस के 2 1 2 इक्वल आपके पास आ रहा है 4। तो ये दोनों ऐसी वैल्यूज है जो इन दोनों लाइनों को एक साथ संतुष्ट कर रही है। इसके अलावा ऐसा कोई और मान नहीं है जो इनको संतुष्ट करेगा, क्योंकि यही इनका इंटरसेक्ट पॉइंट हमने निकाल दिया है। अब एक दो लाइनें जो होती है वो केवल एक ही पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है। तो यहाँ आपका ये जो क्वेश्चन है पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो आपको इस तरीके से लास्ट तक अपना आंसर देना है। इसके अलावा अब देखिए इस तरीके के क्वेश्चन हमने 9th क्लास में भी पढ़े। 9th क्लास के अंदर जो क्वेश्चंस पढ़े थे उनमें हमेशा हमारे पास दो इक्वेशन दे रखी थी, उनको हमारे को वज्र गुणन, प्रतिस्थापन या विलोपन विधि से हल करके x और y चरों का मान निकालना था। तो जिन क्वेश्चन में x और y चरों का मान यदि पूछ रहा है तो इसका मतलब उनका यदि आप ग्राफ बनाते हो तो हमेशा आपके पास जो लाइन बनेगी वो दोनों इंटरसेक्ट लाइन ही बनती है। तो 9th क्लास में इन तीनों मेथड से जितने भी प्रश्न हमने सोल्व किए थे उन सभी प्रश्नों का यदि आप ग्राफ बनाओगे तो वहां से इंटरसेक्ट लाइन ही आपको प्राप्त होगी। तो इस तरीके से आपको 6 नंबर यहां से तैयार हो चुके हैं। तो गाइस यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए